मेरा नाम कोमल है और मेरा संबंध एक गांव से है। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरे चाचा जी गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाती। जब सच्चाई खुलकर मेरे सामने आई तो मेरी आत्मा कांप गई थी, क्योंकि सच्चाई उससे कई ज्यादा भयानक थी जो साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव सीढ़ियां चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ छत से एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी इस जिज्ञासा को दूर कर सकती थी और यह जान सकती थी कि आखिर चाचा जी आधी रात को छत पर करते क्या है। हर बार चाची जी की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ जा नहीं पाती थी। और कभी कभी तो मुझे चाची जी पर हैरत होती थी कि कैसे वह चाचा जी को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेले छोड़ सकती है। लेकिन आज की रात चाची जी पता नहीं कहाँ थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई थी। मेरे चाचा जी कुछ देर पहले ही गांव की नई बालिग होने वाली लड़की सीमा को लेकर छत पर चले गए थे और अब वह पूरे 2 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। इन 2 घंटों में चाचा जी लड़की के साथ क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था, यही सब जानने की मुझे जिज्ञासा थी। कहने को तो मेरे चाचा जी पैसे से एक नाई थे, लेकिन उनका काम और काम करने का तरीका मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। और आज की रात मुझे यह जानकर रहना था कि आखिर चाचा जी सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वह भी आधी रात को छत पर अकेले में। न चाची जी कभी खुद छत पर जाती है और न लड़की के घर वालों में से किसी को साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस राज से पर्दा उठने ही वाला था कि चाचा जी सीमा के साथ क्या करने वाले हैं कि पीछे से मेरी चाची जी की गर्जदार आवाज ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। हमेशा डरी सहनी और धीमे लहजे में बात करने वाली चाची जी। पहली बार मैंने ऐसी आवाज सुनी थी कि मेरी जान निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे सर पर आ पहुंची थी और मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। वह गुस्से में मेरे बाजू को दबोचते हुए पूछ रही थी कि मैं ऊपर कहाँ जा रही थी। मैंने हकलाते हुए चाची जी से कह दिया कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही हूं। मेरी बात सुनकर चाची जी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो, आज सीमा अपने बाल उतरवाने के लिए आई हैं, फिर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने चाचा का काम बंद करवाना चाहती हो? क्या तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारी माँ को तुम्हारे चाचा ही पाल रहे हैं? तुम्हारे बाबा के मरने के बाद से तुम्हारे चाचा जी ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे चाचा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो कोई उन्हें बीच में परेशान करे, यहां तक कि मैं भी नहीं। इसीलिए मैं भी कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर है कि के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के वक्त और इस तरह नजर ना आना, वरना अच्छा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हारे चाचा जी को तुम्हारी शिकायत करूंगी। चाची जी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि चाचा जी से तो वैसे ही मुझे डर लगता था और फिर उनकी अजीबोगरीब करतूत की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में चाची जी उनसे मेरी किसी तरह की कोई शिकायत करती तो मेरे लिए और परेशानियां खड़ी हो जाती। मैंने फौरन ही चाची जी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। चाची जी ने मुझे नरमी से कहा कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने सही मौका समझा और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कमरे में आकर भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर चाचा जी को बाल उतारते वक्त इतनी तन्हाई की भी क्या जरूरत थी कि वह किसी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। जबकि गांव का दूसरा नाई जो है वो बीच चौराहे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठा रहता था और आधे गांव के बीच लोगों के बाल उतारता था। उसे तो ना ही किसी तरह की तन्हाई की जरूरत थी और ना ही किसी के आने जाने से कोई परेशानी थी। लेकिन मेरे चाचा जी तो अलग ही तरह के नाई थे। दूसरों के चाचा तो अपनी भतीजी से लाड प्यार करते थे,
मगर मेरे चाचा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर पाबंदियां लगाया करते थे। हर बात पर बस यही कहते कि अब तेरा बाप मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ 12 साल की थी और इतनी कम उम्र में भी मेरे चाचा जी मुझ पर ऐसे रोक टोक करते थे जैसे कि मैं कोई जवान लड़की हूं और ना ही मैं उनकी अनुमति के बगैर घर से बाहर निकल सकती थी और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकती थी। मुझे स्कूल से लाने ले जाने का काम भी चाचा जी खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे चाचा जी पर उतना गुस्सा आता कि मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं उनसे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन चाचा जी से तो मेरी जान भी नहीं छूट सकती थी क्योंकि उनका नाई का काम था ही इतना अजीब कि कभी कभार महीने में एक बार वह बाल काटा करते थे और वह भी हमारे ही घर की छत पर। बाकी सारा वक्त तो वह घर पर पड़े रहते और मुझ पर नजर रखते। मेरे बाबा बहुत पहले हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए थे, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा जी के कंधों पर ही थी और इसी वजह से चाचा जी मुझ पर अपना पूरा हक समझते थे। ऐसा नहीं था कि चाचा जी कोई कुंवारे मर्द थे, बल्कि वह तो एक शादीशुदा आदमी थे। उनकी शादी को 5 साल होने वाले थे। चाची जी भी हमारे साथ ही रहा करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह इतनी डरी सहमी सी नजर आती थी जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो, जबकि मेरी माँ बहुत ही हंसने बोलने वाली औरत थी और चाचा जी के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। ना ही उन्हें चाचा जी से डर लगता था और ना ही वह चाचा जी से झिझकती थी, जबकि चाचा जी के आगे तो चाची जी की जान निकलती थी। वह चाचा जी से नजर मिलाकर बात तक नहीं कर सकती थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देती थी। शायद इसकी वजह यह भी थी कि शादी के 5 साल बाद भी उनकी गोद खाली थी और वह चाचा जी को औलाद ना दे सकी थी। जो भी था, मुझे अपने चाचा एक आंख नहीं भाते थे क्योंकि उनकी वजह से मेरा बचपन भी जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। और जैसे जैसे मुझे समझ आई और पता चला कि मेरे चाचा जी क्या काम करते हैं तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे चाचा जी मर्द होकर भी मर्दों के बाल नहीं काटा करते थे, बल्कि वह तो लड़कियों के बाल काटते थे और वह भी ऐसी लड़कियों के जो बालिग हो जाया करती थी। यह बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी और जब से मुझे इस बात का पता चला था मेरे अंदर जिज्ञासा सी पैदा हो गई थी कि चाचा जी ऐसा क्यों करते हैं। कई बार मैंने सोचा कि चाचा जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन चाचा जी का तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वह आधी रात को बालिग लड़की को घर बुलाते और उसे अपने साथ छत पर ले जाते और वहां ले जाकर उसके बाद बाल काटते थे। सारे गांव में यह मशहूर था कि चाचा जी जिस भी लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है और उसके नसीब जाग जाते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हो जाती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को चाचा जी के पास आया करते थे ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि चाचा जी से बाल कटवाने से किसी लड़की के नसीब कैसे बदल सकते हैं, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि चाचा जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुझे यह जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटने के लिए छत पर ले जाते तो चाची जी सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती और किसी को छत पर ना जाने देती। मेरी सहेली प्रिया बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी चाचा जी के पास लाया गया। मैं यह सोचकर खुश हो गई कि चलो प्रिया से अगली सुबह इस बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि चाचा जी ने उसे छत पर ले जाकर उसके बाल कैसे काटे। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल आई तो वो बिल्कुल खामोश थी। मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि सारा वक्त गायब दिमागी से क्लास में बैठी रही। मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली प्रिया को अचानक से क्या हो गया है। घर आकर यही बात मैंने माँ से कही तो माँ हंसकर कहने लगी, बेवकूफ, अब वह बालिग हो गई है और ऐसे में लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। शायद इसीलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी हो। अब तो उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए झिझक रही होगी। ला माँ की बात सुनकर मैं संतुष्ट हो गई थी। वाकई 13 साल की प्रिया
बहुत ही अजीब सी लग रही थी और क्लास के सब बच्चे भी उसे लगातार चिढ़ा रहे थे। हो सकता है वो शर्मिंदगी के मारे सारा वक्त खामोश रही हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब कुछ वक्त तक यही सिलसिला चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार चाची जी आगे आ जाती है या फिर माँ ही मुझे डांट कर कह दिया करती कि अपने चाचा जी के काम में दखलंदाजी ना किया करो। तुम्हारे चाचा जी ही हैं जिन्होंने तुम्हारे बाबा के मरने के बाद हमारा पेट पाला। वह अगर तुम्हें डांटा भी करते हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह हमारा भला ही चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे माँ की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ एक विधवा औरत थी जिसे पूछने वाला और कोई नहीं था। नाना नानी मर चुके थे और मेरे मामा जी दूसरे गांव में रहते थे। उन्होंने कभी पलटकर हमारा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में चाचा ही थे जो हर वक्त माँ के साथ खड़े रहे थे। यहाँ तक कि अपनी शादी के बाद भी इन्होंने मेरे और माँ के खर्चे में कभी कोई रुकावट नहीं डाली थी, बल्कि वह तो पहले से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते। और चाची जी को भी हमारे साथ रहने पर कोई ऐतराज नहीं था। यही वजह थी कि माँ उन दोनों पति पत्नी को सर आंखों पर बैठाती थी। सारे गांव वाले भी चाचा जी की बहुत ही इज्जत करते थे, क्योंकि चाचा की बहुत ही नर्म मिजाज इंसान थे। बस उनकी सारी डांट मेरे लिए ही थी, लेकिन माँ का कहना था कि इसमें भी उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। वह खुद बे औलाद है, इसीलिए वह औलाद की कमी को मुझसे पूरी करना चाहते हैं। जब मैंने यह बात सोची तो मुझे भी यह बात सच ही लगी कि अगर चाचा जी का सहारा हमारे साथ ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहतजी की जिंदगी गुजार रहे होते। जिस रात मैंने चाची जी से वादा किया था कि मैं कभी दोबारा चाचा जी के काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी, उस रात के बाद से मैंने कभी छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर चाची चाचा जी से मेरी शिकायत कर देती तो मैं और मेरी माँ कहाँ जाती। चाचा जी का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी महीने में तो कभी 1.5 महीने में कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आती और चाचा जी के साथ खामोशी से ऊपर छत पर चली जाती थी। चाची जी सीढ़ियों के आसपास ही रहती और 2 घंटे बाद जब वह लड़की छत से उतरकर वापस नीचे आती तो चाचा जी उसके काफी देर बाद ही नीचे आते और उनकी हालत काफी अजीब सी नजर आती। और इस बात के बारे में भी मुझे उस वक्त पता चला जब एक रात मैं मटके से पानी पीने के लिए आंगन में आई और चाचा जी को सीढ़ियां उतरते हुए देखा। चाचा जी का हुलिया बहुत ही अजीब लग रहा था। उनका सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हो। चाचा जी हमेशा काले रंग की धोती बांध कर ही लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरे तो उनके कपड़े भी बदले हुए थे। ना ही उन्होंने धोती बांधी होती थी और ना ही उनके शरीर पर कुर्ता मौजूद था। वह बहुत हांफते कांपते सीढ़ियां उतरे थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हो और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा हो। और फिर मुझे याद आया कि जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काटते तो पूरा दिन कमरे में बंद रहते थे और चाची जी को भी कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। आखिर 2 घंटे बाल काटने के बाद चाचा जी इतना भी कैसे थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस वक्त तो उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हो। चाचा जी को देखते ही मैं छुप गई थी और चाचा जी अपने कमरे में चले गए थे। हमेशा की तरह अगले दिन चाची कमरे से बाहर थी और चाचा जी कमरा बंद करके सो रहे थे। मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए उन्हें मेरी भी फिक्र नहीं थी और माँ भी गांव में किसी की तबीयत पूछने के लिए गई हुई थी कि तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने चाची जी को दुपट्टे में छुपकर आंसू बहाते देखा। ये पहली बार था जब मैंने चाची जी को इस तरह रोते हुए देखा था। मैं फौरन भागकर चाची जी के पास गई और पूछा कि क्या हुआ है चाची जी, आप क्यों रो रही है। मेरी बात सुनकर चाची जी ने जल्दी से अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए और कहने लगी, नहीं पगली, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि चाची जी रो रही थी,
और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था, बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से चाचा जी से छुप छुप कर रोना पड़ रहा है। मुझे चाचा जी से और नफरत का एहसास हो रहा था कि शायद ये चाचा जी ही थे जिनकी वजह से चाची जी छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैं चाचा चाची जी पर नजर रखने लगी थी। जब भी चाचा जी किसी लड़की के बाल काट कर सीढ़ियां उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते, और अगले सारे दिन मेरी चाची जी मुझे छुप छुप कर रोती हुई नजर आती। और फिर मेरी जिंदगी में भी वह दिन आ गया जब मैं भी जवान हो गई। उस दिन मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं चाहती हूँ गांव की सभी लड़कियों की तरह तेरे चाचा के हाथों तेरी किस्मत भी चमकाई जाए। माँ की बात सुनते ही मेरी जान निकल गई कि अब माँ मुझे भी बाल कटवाने के लिए चाचा जी के हवाले करने जा रही थी। 12 साल की उम्र में गंजी होना मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। मैं यह सोचकर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी सबके मजाक का निशाना बनना था। मैंने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए और माँ से कहा कि मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार सुनकर माँ ने जोर से कहा कि क्या तू नहीं जानती कि तेरे चाचा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके बाल भी आज तक तेरे चाचा जी ने काटे हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही तो गांव वाले अपनी बेटियां तेरे चाचा जी के हवाले करके नहीं कर जाते। जब वह तेरे चाचा जी के इस काम से इतना फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी माँ ने चाचा जी को बुलाया और चाचा जी से कहा कि आज की रात तुझे अपनी भतीजी के बाल उतारने हैं। यह सुनकर चाचा जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कहने लगे कि क्या अपनी कोमल भी बालिग हो गई है। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, अब कोमल की बारी है कि हम इसकी धूमधाम से किसी अच्छी जगह शादी करें, और अगर इसके बालों पर तेरा हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत भी चमक उठेगी। यह कहकर माँ ने मुझे चाचा जी के साथ छत पर भेज दिया। छत पर जाते ही मैंने चाचा जी से मिन्नत की कि वह मेरे बाल ना काटे, क्योंकि मैं गंजी नजर नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद चाचा जी अपनी धोती बांधे मेरे आगे बैठे। उसके बाद चाचा जी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा जी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि चाचा जी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि चाचा जी के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई कि चाचा जी क्यों रो रहे हैं। काफी देर बाद जब चाचा जी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और फिर चाचा जी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए। वह रोते हुए कहने लगे, कोमल, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरे भाई की निशानी है और तेरी इज्जत मेरे घर की इज्जत है। चाचा जी की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन चाचा जी के शब्दों ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चाचा से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। चाचा जी ने कहा, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और उनसे कहना कि चाचा जी तेरे बाल नहीं काट सकते। मैं उल्टे कदमों सीढ़ियां उतरकर माँ के पास चली आई और माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर माँ चाचा जी के कमरे की तरफ चल दी। मैं भी माँ के साथ ही थी। जब हम कमरे में गए तो चाचा जी चाची के कदमों में बैठकर रो रहे थे और चाची जी से माफिया मांग रहे थे। चाची जी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। यह सब देखकर माँ भी परेशान हो गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। काफी देर आंसू बहाने के बाद चाचा जी ने एक ऐसा राज हमारे सामने खोला जिसे सुनकर हमारी आत्मा तक कांप उठी। यह कैसे मुमकिन था कि मेरे चाचा ऐसा कोई काम करते थे जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। चाचा जी ने रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। चाचा जी गांव के चौधरी के खास नाई थे और वह सिर्फ चौधरी साहब के ही बाल काटा करते थे। गांव के चौधरी अय्याश तरह के आदमी थे और उनकी फितरत चाचा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी।
लेकिन चाचा जी की मजबूरी थी कि उन्हें यह नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने चाचा जी को अपनी नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया। गांव के चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि चाचा जी के हाथ में बहुत जादू है और वह जिसके भी बाल काटते हैं उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की जमीनें भी फलने फूलने लगी है। और यह इसीलिए ही हुआ है क्योंकि चाचा जी उनके बालों पर हाथ लगाते हैं। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग थे। उनके लिए तो गांव के चौधरी की ही हर बात सही होती थी और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया। और फिर चौधरी साहब ने अपने खास नौकरी के जरिए यह बात भी फैला दी कि अगर मैं किसी बालिग लड़की के बाल कटूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने यह सब क्यों किया है। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले यह सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। तो मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे हजारों रुपए दे देते। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। और फिर जब मेरी शादी तुम्हारी चाची जी से हुई तो उस पहली रात मेरे सामने यह राज खुला कि मैं जिन लड़कियों के बाल काटता हूं उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं। और यह जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन मैं चौधरी साहब के इस गंदे खेल में बुरी तरह फंस चुका था और मैं चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाया था। और आज तक मैं उनके इस खेल का शिकार हूं। चौधरी साहब को कम उम्र नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई है। इसीलिए चौधरी साहब ने यह खेल रचाया और लोग उनकी बातों में आ गए। जवान होने वाली लड़के जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि अब यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई ना खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे। और गांव की हर बालिग लड़की उनके गंदगी और तिरस्कार का शिकार बनी थी और तुम्हारी चाची भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। और इस बात का राज शादी की रात तुम्हारी चाची ने मेरे सामने खोला था। लेकिन उस वक्त तक मैं बुरी तरह चौधरी साहब के काम में फंस चुका था कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझे ही चरित्रहीन ठहरा देंगे। इस डर से मैंने ना ही कभी चौधरी साहब का काम छोड़ा और ना ही कभी तुम्हें अकेली घर से बाहर जाने की अनुमति दी, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी नज़र कितनी गंदी और ख़राब है। तुम्हारी चाची बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूं उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं। इसीलिए वह छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद ही नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। चौधरी साहब ने मुझे खास काले रंग की धोती दी थी और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त यही धोती पहना करो ताकि लोगों को लगे कि वाकई तुम कुछ खास करते हो जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदलती है। चौधरी साहब लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीना बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देते और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देते। इस तरह उस लड़की की जिंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसा लुटा रहे थे और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन मैं तुम्हारे बाल काटकर चौधरी साहब को यह खबर नहीं पहुंचाना चाहता था कि तुम भी जवान हो चुकी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह तुम भी उनके जुल्म से नहीं बच पाओगी। चाचा जी की बात सुनकर मैं और माँ रोने लगी थी। हमें तो इस चीज की कुछ खबर ही नहीं थी। माँ दूसरे गांव से शादी होकर यहाँ आई थी, इसलिए उन्हें भी चौधरी साहब के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो चाचा जी का अपने ऊपर नजर रखना और उनका हमेशा पाबंदियां लगाना
हमेशा बुरा लगता था, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि चाचा जी मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे कि जो मुझे चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे। चाचा जी ने हमसे वादा किया कि वह मेरी इज्जत पर आंच भी नहीं आने देंगे और ना ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। चाचा जी ने रोते हुए माँ और चाची जी से कहा कि अपना सामान बांध लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख जाऊंगा जिसमें मैं सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, वह खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं माँ, चाचा और चाची जी कोई भी नहीं जानता था कि आगे हमारी मंजिल क्या है। चाचा जी ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चाचा जी ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा खत लिखा था जिसमें उन्होंने हर एक बात साफ साफ लिख दी थी ताकि हमारे जाने के बाद कोई गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंचाए कि वह अब जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल आती तो वह किस कदर डरी सहमी और खामोश होती थी। मुझे हमेशा ही यूं लगता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी होकर आई है और अपने इसी गंजेपन की वजह से परेशान है। लेकिन यह राज तो अब खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे वह चाचा जिन्हें मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वो खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे चाचा जी के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी और वडेरे मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनके घटिया काम और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहरी लोगों को चाहिए कि वह देहातों में पढ़ाई और शूर के सिलसिलों को आगे बढ़ाएं ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में